हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो कार्डियक आउटपुट का पार्ट 2 हम कंटिन्यू करते हैं। वी हैव सीन व्हाट इज प्रीलोड एंड व्हाट इज आफ्टर लोड। लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्टिलिटी इन जनरल टर्म्स। बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिलिटी की बात करें तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, तो जो उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमने डिस्कस किए, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक। तो इनका स्टिमुलेशन हमारा डायरेक्ट बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे होता है, ठीक। तो अगर नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट कर रहा है बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को, तो ये बेसिकली कैल्शियम लेवल्स बढ़ा देते हैं इंट्रासेलुलरली, और फिर आपका कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ जाती है। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर हमारे पास कुछ ड्रग्स भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम जानते हैं जैसे कि डिजिटैलिस वाला ग्रुप हो गया, ठीक, जिस डाइजॉक्सिन वगैरह। फिर उसके बाद आपका एट्रोपिन हो गया, ठीक। इसके बाद आपका डोपामीन, उसी तरह से डोब्यूटामीन। ये तो हो गए ड्रग्स के ग्रुप। और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, ठीक, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और क्या चीज़ है फिजियोलॉजिकली अगर बात करें तो वही T3 T4 अगेन कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। आपका ग्लूकागॉन जो हार्मोन है वो भी बढ़ा सकता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक। तो इन सब चीज़ों से तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी। और हमारे कुछ आयॉन्स हैं। तो आयॉन्स में देखने वाली बात यह है कि हाइपर कैल्सीमिया, ठीक, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है। हाइपोकैल्सीमिया कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर देगा। उसी तरह से हाइपरनेट्रीमिया कम कर देगा, ठीक। उसी तरह से इंक्रीज्ड प्रोटॉन्स बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी वर्ड का मतलब ये हुआ कि आपके जो मसल्स के सार्कोमियर के जो यूनिट्स हैं, तो उनके अंदर जो क्रॉस ब्रिजेस बन रहे हैं एक्टिन मायोसिन के, वो कितने ज़्यादा बन रहे हैं और कितने इफेक्टिव बन रहे हैं, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ओवरऑल हार्ट की डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गए कॉन्ट्रैक्टिलिटी के। स्ट्रोक वॉल्यूम अगर पूछा जाए कि स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैं ये बोलूँगा कि एक पंप में, एक हार्ट बीट में कितना ब्लड इफेक्टिवली बाहर गया चेम्बर से, वेंट्रिकल से, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो भी होगी, इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्ड इन द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग डायस्टोल, सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना ब्लड बच गया आफ्टर द बीट, हाउ मच ब्लड इज रिमेनिंग इन द वेंट्रिकल आफ्टर द सिस्टोली इज कंप्लीटेड, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्योंकि सारा ब्लड नहीं पंप आउट हो पाता है इफेक्टिवली, ठीक है, आइडियल कंडीशन नहीं है। तो फिजियोलॉजिकली कुछ ना कुछ ब्लड वापस से वेंट्रिकल में रह जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर ध्यान से देखोगे तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बेसिकली आपका अराउंड 120-130 ml रहता है, ठीक। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो होती है वो अराउंड 50 ml, ठीक, 30 to 50 ml होता है। तो इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो ये तुम्हारा 70 ml निकल के आ रहा है, ठीक, 70 ml पर बीट। इसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। एक खास बात बतानी थी प्रीलोड की, कि प्रीलोड बेसिकली मैंने ये बताया कि फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जो होता है वो इसको गवर्न करता है, ठीक है। तो वो जो प्रीलोड है, वो प्रीलोड का डायरेक्ट रिलेशन स्ट्रोक वॉल्यूम से है। क्योंकि मैंने ये बताया कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज करूंगा तो प्रीलोड बढ़ेगा, और अगर प्रीलोड बढ़ाऊंगा
तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर प्री लोड बढ़ाऊंगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इनका डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। तो विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स जब तक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा है तब तक स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर होगा तो फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ अब नहीं होगा, तो इसलिए स्ट्रोक वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है प्रीलोड के साथ। तो आई होप आप लोग को कार्डियक आउटपुट के जो बेसिक टर्म्स हैं, आफ्टर लोड, प्री लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आपको समझ में आ गया है। तो दिस वाज एन ओवरव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।